चलो देखा। ये ग्राउंड है अपना, ठीक है। यहां पर अपने पास एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास दे रखा है, ठीक है। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ m इंटू जी का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है। और ग्राउंड इसको क्या करेगा, ऊपर पुश करेगा नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। और यहां पर क्या होना चाहिए, ब्लॉक रुका हुआ है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद जैसे अगर मैंने बोल दिया ये m, ये 2m, ये ग्राउंड है। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन निकालो, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन निकालो, ठीक है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक ब्लॉक मान लें। इसको अगर अपन एक ब्लॉक मान लेते हैं तो उस पूरे सिस्टम पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है m इंटू जी। उस पूरे सिस्टम पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है m इंटू जी, ठीक है। और ग्राउंड से क्या हो रहा होगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम भी रुका हुआ है, तो अपन इस केस में भी बोल सकते हैं जो ऊपर वाला फोर्स है, जो नीचे वाला फोर्स है, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमने वापस से इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 4m, यहाँ पर 3m, और यहाँ पर m, तीन ब्लॉक रखे हुए। यहाँ पर नॉर्मल बताना है, यहाँ पर अपने को नॉर्मल बताना है। ठीक है। इसको कैसे आंसर करेंगे, यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो इसको एक सिस्टम मान लो ना, ऊपर वाले दोनों को एक सिस्टम मान लो। उस सिस्टम पे नीचे की तरफ टोटल फोर्स लगेगा n इंटू जी के बराबर। टोटल मास हो जाएगा 4m इंटू जी, ये हो जाएगा ग्रेविटी का फोर्स। यहां से क्या होगा, यहां से इस सिस्टम के ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, ठीक है। वो नॉर्मल क्या करेगा, इसके ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कर लोगे ना सभी, ये समझ में आ रहा है ना क्या? एक एग्जांपल और देख लो। ये m, चार ब्लॉक दे दिए। मैंने बोला कि यहाँ पर नॉर्मल निकालो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तीनों का सिस्टम बना लेंगे। ये तीनों के सिस्टम पे नीचे की तरफ m इंटू जी, टोटल मास इंटू जी, इतना फोर्स लग रहा होगा। और ये वाली सरफेस से ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। और रुका हुआ होने की ऐसे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बैलेंस कर जाएंगे, ठीक है। छाप लो ये एग्जांपल को।
चलो ये वाला केस देखना। हमारे पास यहाँ पर इसको बोलते हैं वेज। यहाँ पर एक वेज है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाने के बाद ये वाली सरफेस से जो नॉर्मल लग रहा होगा उस नॉर्मल की वैल्यू बताना है, और साथ में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, दो पैरामीटर्स निकालना है, एक तो नॉर्मल और एक एक्सेलरेशन। ठीक है, डायग्राम बना लो फिर समझते हैं अपन इसको। चलो देखना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg लगेगा, वो mg बना लिया। इसके बाद यहां पर एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, इस कॉन्टेक्ट सरफेस से क्या हो रहा होगा, ये वेज इसको धक्का दे रहा होगा। कॉन्टेक्ट सरफेस पे वेज क्या कर सकता है, इसको पुश कर सकता है, ब्लॉक को ऊपर पुश कर सकता है। तो ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा होगा। तो ब्लॉक पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस है तो वहां पर नॉर्मल लग रहा है। ये हो जाएगा इस ब्लॉक का एफबीडी। ठीक है, अब अगर हमें नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्टली अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे कि नॉर्मल कितना है एक्सेलरेशन कितना है। अगर हमें नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट्स लेना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, फोर्स को एक्स और वाई में लेके आते हैं। जैसे अपन ने पिछली क्लास में एक एग्जांपल करा था, याद हो तो, ब्लॉक था, ऐसे फोर्स लगाया था, हमने फोर्स को एक्स और वाई में रिजोल्व करा था। तो यहाँ पर भी अपने को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अपने को फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है ना, इस प्रॉब्लम को मान लो कि दो लोग सॉल्व कर रहे हैं, ए और बी। पहले इंसान ने क्या करा, इसका डायग्राम में mg को एज इट इज लगने दिया। mg नीचे लग रहा था, उसको एज इट इज लगने दिया, इसको कोई भी इसको चेंज नहीं करा। ठीक है, जो नॉर्मल यहाँ पर लग रहा था उस नॉर्मल को रिजोल्व कर लिया। देखना कैसे है, यहां पर एंगल थीटा था, ये z बन रहा है, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये 90 माइनस थीटा और फिर ये वापस हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो क्या करा, mg को तो एज इट इज लगने दिया, जो ये नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल को रिजोल्व कर लिया n cos थीटा, और इधर आ जाएगा n sin थीटा। ठीक है, पहले इंसान ने इसका एफबीडी ऐसा बनाया, mg जो नॉर्मल लग रहा था उसको रिजोल्व कर लिया। दूसरे इंसान ने क्या करा, नॉर्मल ऐसे लग रहा था उसको लगने दिया, जो mg का फोर्स है उसको रिजोल्व कर लिया। mg का हमने कंपोनेंट याद कर रखे हैं, इस डायरेक्शन में क्या होता है, mg sin थीटा। जो mg का फोर्स लग रहा है उसका कंपोनेंट मैंने याद करने का बोला था कि mg का ये वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होता है mg cos थीटा। दो लोगों ने डायग्राम बनाए, पहले ने ऐसा, दूसरे ने ऐसा। अब एक्चुअल में यहाँ पर दोनों डायग्राम सही है, ना तो इसने कुछ गड़बड़ करी है ना तो इसने कुछ गड़बड़ करी है, लेकिन इनमें से किसी एक डायग्राम को देखकर
आप चीजों के आंसर दे पाओगे और एक डायग्राम को देख के आप आंसर नहीं दे पाओगे। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, आप इस सिस्टम को देख के बताओ कि अगर मैंने वेज को रोक के रखा है, वेज को अगर मैं रोक के रखा है और ब्लॉक को उसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो ये ब्लॉक क्या ऐसे स्लाइड करेगा? ऐसे स्लाइड करेगा। क्या ये वेज के अंदर जा सकता है? वेज के अंदर नहीं जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें ये पता चल रहा है देख के कि ये ब्लॉक वेज के अंदर तो नहीं जाएगा। अगर ये वेज के अंदर नहीं जाएगा तो क्या मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बोल सकता हूँ कि अगर ये वेज के अंदर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे? बोल सकते हैं ना अपन। जो ब्लॉक है वो ऐसे स्लाइड करके जा सकता है, लेकिन वो अंदर तो नहीं जा सकता वेज के। अगर वो अंदर इस तरह से नहीं जा सकता, इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो हम नॉर्मल की वैल्यू बोल सकते हैं mg cos थीटा। ये दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ठीक है। इसके बाद ये वाला फोर्स बचा mg sin थीटा का। इस फोर्स की वजह से ब्लॉक इस डायरेक्शन में भागेगा। एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वाला जो फोर्स है mg sin थीटा, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर डायग्राम को देख के बहुत इजीली कमेंट कर दिया कि ये ब्लॉक इधर उधर जा नहीं रहा, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो गया। बराबर करने के बाद सिर्फ ये बचा, इसके हिसाब से एक्सेलरेशन निकाल दिया। ये वाले डायग्राम से कमेंट करने की कोशिश करो। इसमें आप कमेंट कर पा रहे हो क्या? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि n cos थीटा mg के बराबर है? यहाँ पर सोच के देखो, ब्लॉक नीचे स्लाइड करके आएगा, जब वैसे स्लाइड करके आएगा तो क्या वो वर्टिकल में भी थोड़ा सा मूव कर रहा है? अरे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ब्लॉक ऐसे स्लाइड करके नीचे आ रहा है, अगर वो ऐसे स्लाइड करके नीचे आ रहा है तो वो y में भी तो मूव कर रहा है और x में भी मूव कर रहा है। बात समझ आई? अगर वो ऐसे स्लाइड करके आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या? इस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत तो मूव कर रहा है। क्या वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है? वो नीचे की तरफ भी मूव कर रहा है। एक्चुअल में तो वो नीचे भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से फोर्सेस बना लेते हो तो आप उस केस में ये नहीं बोल पाओगे कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बैलेंस करेंगे। बात समझना है? क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक का जो मोशन है वो नीचे की तरफ भी हो रहा है। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने क्या करा था, यहाँ पर मुझे देख के बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल गया था कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। अगर वो इस डायरेक्शन में डेफिनेटली नहीं जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बैलेंस हो रहे होंगे। इस केस में जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस हो गया नहीं होंगे, तो मुझे देख के ये पता लग रहा है कि ब्लॉक ऐसे स्लाइड तो कर सकता है। अगर वो ऐसे स्लाइड करेगा तो वो थोड़ा बहुत तो नीचे जा ही रहा है। अगर वो नीचे जा रहा है तो हम इसको और इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हो तो आप उस केस में इक्वेशन नहीं लिख पाओगे आपकी बात। ठीक है, तो आपको ऐसा डायग्राम नहीं बनाना, आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। ठीक है, हम इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं जिस केस में हम कमेंट कर पाए, हम आंसर्स दे पाए सिचुएशन। ठीक है, छाप लो उसको। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी आपके सामने रख दी कि डायग्राम ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, लेकिन इससे आंसर नहीं आ पाएगा डायग्राम करेक्ट होने के बाद भी। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है क्या कि हमें कैसा पता लगेगा कि
कौन सा डायग्राम बनाने से आंसर आएगा। तो ये एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा। 10-15 सवाल करेंगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किस केस में कैसा डायग्राम बनाने से आंसर आता है। और ये सिर्फ इस चैप्टर की कहानी नहीं है, आगे चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में भी ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कि मैं डायग्राम को मतलब फोर्सेस को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लेके आऊं या फोर्सेस को एक्स और वाई में लेके आऊं। ऐसा कंफ्यूजन आगे भी होगा। और उसका सिंपल आंसर क्या होता है, कैसे डायग्राम बनाना है जिसमें आंसर आ जाए, जिसमें आंसर आ जाए, ऐसा डायग्राम जिसमें आंसर आ जाए। ठीक है, अभी मैंने इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करा तो आंसर आ गया, और तुम पिछली क्लास में देखोगे तो मैं एक्स और वाई में रिजॉल्व कर रहा था आंसर निकालने के लिए। चलो एक सवाल में देता हूं। कोई जल्दी मत करना, बिल्कुल आराम से सवाल सॉल्व करना। एम मास का ब्लॉक है, ये वाला एंगल अपन बोल देते हैं 37। ठीक है, इस ब्लॉक पे नीचे mg तो लगेगा ही लगेगा, साथ में हॉरिजॉन्टली एक फोर्स और लगा दिया जिसकी वैल्यू भी mg के बराबर है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। ठीक है, इस वेज को फिक्स कर रखा है। हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू mg के बराबर दे रखी है। अच्छा एक सेकंड सुनना मेरी बात। तुम लोग को क्या लगता है कि अपने को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए इस केस में, ये वाले तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए या ऐसे रिजॉल्व करना चाहिए? आप देखो सिस्टम को, आपको देख के पता चल रहा है क्या कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये ब्लॉक या तो इधर जाएगा वेज के लॉन्ग नीचे की तरफ, या तो हो सकता है कि ये फोर्स ज्यादा तो हो सकता है ऊपर चले जाए। अगर आप इसको ज्यादा फोर्स से खींचोगे तो वो हो सकता है ना कि ऊपर भी स्लाइड करके चले जाए ऐसे। एनीवेज ब्लॉक जो है वो या तो ऐसे नीचे स्लाइड करके जाएगा या तो ऐसे ऊपर स्लाइड करके जाएगा। अगर आपको देख के पता चल रहा है कि वो ऐसे या ऐसे स्लाइड कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, बेटर रहेगा। क्या करा मैंने, मैंने जज करा कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे होना चाहिए, ऐसे या ऐसे, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, फोर्सेस को सारे इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा। करो ट्राई। ये फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आ सकता है। आप सोचो ना कि एक वेज है, एक ब्लॉक है, अगर आप रस्सी से उसको खींचते हो ना, ज्यादा फोर्स से खींचोगे तो वो स्लाइड करते करते ऊपर आ जाएगा।
मुझे दिखाई दे रहा था कि ये नीचे या ऊपर जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा। फटाफट से रिजॉल्व करो और नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। दे नहीं रखा कुछ भी कि रेस्ट पे है नहीं है, तुम्हारा आंसर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सेवन बाय फाइव है। तुमने mg का ये वाला कॉम्पोनेंट mg cos थीटा देखा सही, लेकिन एक mg sin थीटा इधर भी तो आएगा। हम्म। देखो यहाँ पे देखना, मैं ये बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना mg, मैं उस ग्रेविटी के फोर्स को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वाला कंपोनेंट साइन के साथ आएगा mg sin 37, और ये आ जाएगा mg cos 37। जो नीचे mg लग रहा था उसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। हम सारे फोर्स को वेज के अलोंग और वेज के परपेंडिकुलर लेके आएंगे पहले तो, ठीक है। फिर वो जो mg लग रहा था, इस mg को देखो, हमारा ये वाला एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल भी 37 होना चाहिए। ये 37 है तो ये भी 37 होगा। ये जो mg लग रहा है, इस mg का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट आएगा कॉस के साथ, इसका एक कंपोनेंट कॉस के साथ, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी आएगा साइन के साथ। इस mg को भी मैंने क्या करा, रिजॉल्व कर लिया, ये वाला कंपोनेंट कॉस के साथ और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन के साथ। और कंपोनेंट लेने के बाद इसको गायब कर देना। ये mg था, इसको अपन ने इसके कंपोनेंट्स लिए, mg cos 37, mg sin 37। कंपोनेंट्स लेने के बाद ओरिजिनल फोर्स को गायब कर देना। तो पहले तो इतना बना के बैठ गए अपन, ठीक है। इतना बना लेने के बाद हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 37 कॉस 37 की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखना, ब्लॉक है ऊपर की तरफ mg और cos 37 होता है 4/5, बना लिया। नीचे की तरफ mg
और साइन 37 होता है 3/5, बना लिया। ठीक है, इसके बाद इस डायरेक्शन में एम जी कॉस 37 लग रहा था, एम जी कॉस 37, साथ में इस डायरेक्शन में एम जी साइन 37 लग रहा था, तो एम जी साइन 37 हो जाएगा 3/5, बना लिया। ठीक है, ये फोर्सेस बना लिए। इसके साथ ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगी, अभी तो मैंने क्या फोर्स, कौन से फोर्स बनाए, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स, और इस डायरेक्शन में एक और जो फोर्स लगाया था अपने एम जी का, वो बनाया है। यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट सरफेस भी है, उस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से ऐसे नॉर्मल भी आएगा, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसकी वजह से ऐसे नॉर्मल भी आएगा। ठीक है, अब वापस से अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि इस सिचुएशन में ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ब्लॉक को इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं करना चाहिए, ब्लॉक जो है वो वेज के अंदर तो एंटर करेगा नहीं, है ना, ये वेज के अंदर तो एंटर करेगा नहीं। अगर ये वेज के अंदर एंटर नहीं करेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में वापस से मैं बोल सकता हूँ फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या बोला मैंने, कि अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो आपको देख के पता लग रहा है कि ये ऐसे ही कुछ मूव करेगा, ये वेज के अंदर तो नहीं जाएगा। अगर ये वेज के अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन के जो फोर्स होंगे ना, वो तो क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, तो ये और ये बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हमें देख के पता चल गया कि ये अंदर एंटर नहीं कर रहा है, तो ये वाला फोर्स और ये जो नीचे वाला फोर्स है 4/5 mg प्लस 3/5 mg, ऊपर वाला फोर्स और जो नीचे वाला टोटल फोर्स है वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इसकी इक्वेशन लिख दी। ये इक्वेशन लिखने के बाद इसको और इसको देखो, कौन सा फोर्स बड़ा दिखाई दे रहा है, 4/5 mg, वो फोर्स बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर ये फोर्स बड़ा है तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा, जो फोर्स बड़ा है उसकी डायरेक्शन में क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखना है, तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स नेगेटिव के साथ, ये हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, छापो इसको, फटाफट से छापो, कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम लोग के लिए। एक और फोर्स भी तो लगाया था अपन ने। ठीक,
m मास का ब्लॉक, 37 डिग्री का एंगल, नीचे mg का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। मैंने क्या करा, इसके साथ में एक F फोर्स और नीचे की तरफ लगा दी। अब आपको क्या करना है, इस केस में नॉर्मल बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। इस केस में नॉर्मल और एक्सेलरेशन बताओ।
यहाँ पर किसी का आंसर आया? क्रिश, श्रेया, विधि, क्लास में बैठे भी हो तुम लोग? आंसर नहीं आया? अब एक काम करना, घर जाके ना जितने क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं ना कंपोनेंट्स के, कंपोनेंट्स याद है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़ाया था, वहां से लेकर आज तक जितने क्वेश्चन कराए ना लिख लिख के देखना। बार बार लिखने से क्या होता है ना, कुछ चीजें याद हो जाती है और फिर फटाफट फटाफट तुम सवाल में अप्लाई कर लोगे। अब जैसे यहाँ पर mg और f फोर्स नीचे लग रहा है, तो हमने ये तो याद कर रखा है कि अगर mg नीचे लगता है तो ये वाला कंपोनेंट होता है mg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होता है mg कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली mg के बदले में अगर f फोर्स लग रहा है ना, तो f फोर्स का भी आप कंपोनेंट डायरेक्टली लिख सकते हो। f फोर्स का भी mg नीचे लग रहा था तो उसका कंपोनेंट mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा आया था। तो f अगर नीचे लग रहा है तो उसका भी कंपोनेंट f साइन थीटा और f कॉस थीटा ही आने वाला है। बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर अपन mg लिख रहे हैं किसी चीज को, तो वहां पर अपन f लिख रहे हैं, सिर्फ नाम ही तो चेंज हुआ है एक तरह से। ठीक है, तो जो f फोर्स नीचे लग रहा है उसका भी ये वाला कंपोनेंट साइन के साथ आएगा और ये वाला कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा। ये बना लिया। इसके बाद ये वाली जो सरफेस है, ये वाला जो वेज है, ये इस ब्लॉक को ऐसे पुश करेगा, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है, ये बना लिया अपन ने। अब क्या है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये वेज के अंदर तो जाने नहीं वाला, कितना ही फोर्स लगा लो ये वेज के अंदर नहीं जाएगा। वेज के अंदर गड्ढा थोड़ी होने वाला कि ये वेज के अंदर घुस जाए, तो ये वेज के अंदर नहीं जाएगा। वेज के अंदर नहीं जाएगा मतलब ये वाला फोर्स और ये जो नीचे वाले फोर्स है ये बैलेंस होना चाहिए। क्यों बैलेंस होना चाहिए, ये ब्लॉक वेज के अंदर नहीं जा सकता। तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos 37, mg cos 37 प्लस f cos 37, f cos 37 के बराबर होना चाहिए, है ना। इसके बाद ये तो बैलेंस कर दिया अपन ने। यहाँ पर फोर्स बचा है, यहाँ पर अगर फोर्स बचा है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर अगर कुछ फोर्स बचा है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, फोर्स लिखोगे। दोनों फोर्सेस, देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं है तो दोनों फोर्सेस को अपन पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो ये वाला f साइन 37 पॉजिटिव के साथ, यहाँ पर mg साइन 37 ये भी पॉजिटिव के साथ। ये हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स मस्ट बी मास इनटू एक्सेलरेशन। छाप लो उसको। ये वाला चैप्टर कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं,
तुम्हें बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी हर एक चीज की। ये ट्राई करना लिखने के बाद। ब्लॉक पे नीचे एमजी तो लग ही रहा है, साथ में इस डायरेक्शन में बैच की ही डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, एमजी का फोर्स और लगा दिया। अब आपको वापस से नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो एफ फोर्स है वो तो इसके अलोंग ही आ गया। हम अभी तक क्या कर रहे थे, इसके अलोंग और इसको परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर रहे थे। अब ये तो ऑलरेडी इसके अलोंग है, उसको और रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं एक बार और सुनो, कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, सारे फोर्सेस को वेज के अलोंग रिजॉल्व कर रहे थे और वेज के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर रहे थे पर इस केस में क्या हुआ, ये फोर्स पहले से ही वेज की डायरेक्शन में ही है, वेज के अलोंग ही लाई कर रहा है, तो हमें इसको और रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से ही इस डायरेक्शन में आ रहा है। करो ट्राई, निकालो आंसर। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन, ठीक है।
देखना यहाँ पर, नीचे mg लग रहा है, mg को इधर रिजॉल्व करा, mg साइन 37, ये mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, mg cos 37, ये रिजॉल्व कर लिया। इसके बाद ये जो mg लग रहा था ये तो इसी डायरेक्शन में था, इसको रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई और फोर्स बचा है क्या? ये बना लिया, ये बना लिया, यहाँ पर एक नॉर्मल आएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस पे एक नॉर्मल आएगा, नॉर्मल इसको पुश करेगा, ऐसा नॉर्मल बना दिया। वापस से हमें ये पता है कि ब्लॉक जो है वो इसके अंदर नहीं जाने वाला किसी भी हालत में, ब्लॉक इसके अंदर तो एंटर नहीं करेगा। अगर इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, ये दोनों को तो अपन बराबर कर सकते हैं। ब्लॉक जो है वो वेज के अंदर इस तरीके से एंटर तो नहीं करने वाला, अगर वो एंटर नहीं करेगा तो ये वाले जो फोर्स है वो तो बराबर होना चाहिए। तो हम नॉर्मल को mg cos 37 से इक्वेट कर देंगे, तो mg cos 37, नॉर्मल की वैल्यू तो आ गई। अब इसकी वैल्यू अगर अपन निकालें तो ये हो जाएगा mg sin 37 होता है 3/5, वहां पर ऊपर mg लग रहा है। अब देख के पता चल रहा है कि ये mg है और ये mg से छोटा है, 3/5 mg, ये mg से छोटा है, 3/5 की वैल्यू 0.6 के बराबर होगी, ये mg से क्या है, छोटा है। तो अगर ये बड़ा फोर्स है तो एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, मार्क कर लिया। इसके बाद एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन का जो फोर्स है पॉजिटिव के साथ, एक्सेलेरेशन के ऑपोजिट वाला फोर्स ये नेगेटिव के साथ, ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स। इस नेट फोर्स को इक्वेट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, यहां से अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज को जल्दी अच्छा, जिन लोगों ने बायो ले रखा है वो अगर ये सोच रहे हैं कि तुम लोग मैथ से बच जाओगे, नहीं, ये तो आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ बायो वाले अगर ये सोच रहे हैं कि तुम मैथ से बच जाओगे तो बचने नहीं वाले, मैथ आएगी, पूरी मैथ आएगी, फिजिक्स के अंदर मैथ आएगी ही आएगी। मतलब जो जेई का सिलेबस है ना, जेई की सिलेबस में जितनी मैथ पढ़ते हैं हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ पार्ट फिजिक्स में यूज होता है। तो मैं जब चैप्टर्स पढ़ाते जाऊंगा तो थोड़ी थोड़ी वो चीजें बताते जाता हूँ जो मेडिकल के एग्जाम में आएगी, काम आएगी, ठीक है। तो नीट वाले ये मत समझना कि हम मैथ से फ्री हो गए, मैथ तो हर चैप्टर में आएगी। क्योंकि तुमसे ये कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि न्यूटन के 3 लॉ लिख के आ जाओ, कुछ नहीं आता ऐसा, यही सब आता है, सॉल्व ही करना पड़ता है। चलो हो गया ये। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, वो ट्राई करना। हमने क्या करा था, ब्लॉक लिए थे, 2 ब्लॉक लिए थे, फोर्स लगाया था, हॉरिजॉन्टल में मूव कराया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ब्लॉक ले रहा हूँ, एम और 2m, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ 4 mg का। इस केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है।
ये सवाल सॉल्व करने से पहले एक बार पूरा वो जो पिछली क्लास में सवाल करे थे वो देख लेना, वो सॉल्व करके देख लेना, उसके बाद ये करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उन क्वेश्चंस में क्या करा था अपन ने। उन क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हमें जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिखाई देता था हम सिर्फ उस डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा एम तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम में नीचे एम लगेगा, तो एम का ये वाला कॉम्पोनेंट निकालना, सिर्फ इस डायरेक्शन वाला कॉम्पोनेंट, है ना। और उसके हिसाब से नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देना। ठीक है, ट्राई करना इसको। पढ़ के आना अगली क्लास में तुम। कौन सी कौन सी? अच्छा, चलो हो गया नहीं, क्लास खत्म कर रहे हैं अपन, ठीक है, बाय बाय।